Okay, a very good morning to all of you and welcome back to a new week. है ना? We always have this feeling of a new week and a old week. है ना? So that's how our life goes on from one week to the other. We go on managing our schedules. है ना? In the meanwhile, I had suggested yesterday, I mean, we had a discussion, of course, last week as well, but I had suggested yesterday and I've sent a message in the group as well, and that is to have some kind of a target chart so that you not only follow it but follow it diligently. And I'm sure one thing is very clear, and that is you will definitely get good value for that. That I'm sure. Okay. So I wish that everybody make a chart, and I had sent a sample chart also. Exactly क्या fill up करना है, so that you can fill up accordingly. So decently good response. I mean, around half of you have responded. I mean, to not only the target achieved last week, but also about next week. तो मैंने एक साइंटिफिक सिस्टम समझाया था इस दैट देखो अल्टीमेटली बैलेंस प्रिपरेशन चाहिए. कई बार हम लोग पता क्या करते हैं, हम लोग एक तरफा हो जाते हैं. एक तरफा का मतलब ये हुआ कि हम लोग थोड़ा सा, जैसे मान लो किसी को फिजिक्स ज्यादा पसंद है तो फिजिक्स ही करते रहते हैं, पता चला केमिस्ट्री में नेग्लेक्ट कर दिया. कई बार उल्टा भी होता है. तो ये जो एक डिसबैलेंस प्रिपरेशन होता है, इट अल्टीमेटली हार्म्स यू. क्योंकि अल्टीमेटली याद रखना, हर सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है और हर सब्जेक्ट में मार्क्स लाना इंपॉर्टेंट है, और बैलेंस प्रिपरेशन इज आल्सो इंपॉर्टेंट. क्योंकि एक चीज हमेशा याद रखना, सबसे ज्यादा मार्क्स केमिस्ट्री से ही लाना, irrespective of whatever your likings, dislikings, preferences, whatever. I don't want to talk about that. लेकिन अल्टीमेटली देखना, केमिस्ट्री से ही जो है तुमको सबसे ज्यादा नंबर लाना होता है. तो दैट्स जनरली द ट्रूथ है. ठीक है ना? इसके अलावा एक चीज और भी बोलना था इज दैट कि जब तक हम सेल्फ एनालिसिस नहीं करें कि मुझे कैसे तैयारी करना है, मुझे किस तरीके से स्ट्रेटेजी करना है, तो जब तक वो सेल्फ क्रिटिकल एनालिसिस ना होता रह जाए तो देखना बैलेंस प्रिपरेशन इज वेरी डिफिकल्ट. इसलिए मैंने ये चार्ट बनाया था और भेजा था इज दैट एवरीबॉडी मेक ए चार्ट. कुछ नहीं, एक शीट ऑफ पेपर ले लो एंड देन जस्ट ड्रॉ दोस लाइंस, एंड मे बी रूल्ड वाले शीट्स ले लो तो हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करने की जरूरत है. ड्रॉ द रिलेवेंट वर्टिकल लाइंस, हैंड ड्रॉन कर लो, इतना कुछ नहीं आता है. और उसको जैसे मैंने कॉलम्स बनाया हुआ है, ये वीक करके, और अगले वीक का टारगेट. अच्छा, टारगेट कैसे करोगे? तो जनरली आई सजेस्ट इन द रेशियो 1:1:2. जनरली दिस इज व्हाट आई सजेस्ट, यानी अराउंड 100, 100 and 200. दिस इज अराउंड फिगर, ऊपर नीचे कर सकते हो बेस्ड ऑन योर स्ट्रेटेजी. और अगर मान लो किसी वीक में किसी एक सब्जेक्ट में कम हो जाए, नो इश्यूज, पर फिर अगले वीक में स्ट्रेटेजिकली फिर उसको हमें एनहांस करना चाहिए, या कह सकते हो इंप्रूव करना चाहिए, सो दैट अल्टीमेटली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम चीजें जो है बैलेंस तरीके से चले. सो दैट्स व्हाट द जनरल सजेशन इज. मुझे अच्छा लगा, ऑलमोस्ट हाफ ऑफ यू हैव रिस्पोंडेड. अभी बट फिर वही बात हो जाता है कि हाफ ऑफ देम हैव रिस्पोंडेड आल्सो मींस कि हाफ हैव नॉट रिस्पोंडेड, है ना? तो मैं सजेस्ट ये करूंगा कि देयर इज नो हार्म इन डूइंग जस्ट अ स्मॉल मेंटल एक्सरसाइज ऑफ 5 मिनट्स. अराउंड 5 मिनट्स भी नहीं लगता अगर तुमने ध्यान से रखा होगा तो माइंड में. तो 5 मिनट का भी एक्सरसाइज नहीं है, बट इट विल कीप यू अलाइव. इट विल ऑलवेज कीप यू अंडर सम काइंड ऑफ अ गाइडेंस. इट विल ऑलवेज कीप यू अंडर सम काइंड ऑफ अ मॉरल प्रेशर. देखो, मैं कोई टोका टाके करने वाला तो तुमने मेरा नेचर अभी तक देख चुके हो. आई थिंक माय ओनली सजेशन इज दैट अगर उसको फॉलो करोगे तो देखना खुद से तुमको एक इंटरेस्ट आएगा कि नहीं यार, इस बार इस हफ्ते में मैथ्स का क्वेश्चन मैंने कम किया तो अगले हफ्ते थोड़ा बढ़ाना चाहिए, एंड सो ऑन. So I think it will help you. So I hope those who have not sent till now will take a little bit of pain. ठीक है ना? And whenever you get time, just send me the chart. And not only for today or this week, but week on basis, without reminding. I hope you will do it at your end. And I'm sure you are going to gain from that. मैं कभी अगर हो सके तो मैं कुछ मैसेजेस मैं दूसरे स्टूडेंट्स का पढ़ के सुनाऊंगा लास्ट ईयर या इवन लास्ट ईयर. तो आई थिंक फ्रॉम दैट आल्सो विल कम टू नो कि कैसे उन्होंने गेन किया. और कुछ स्टूडेंट्स तो अभी भी भेजते हैं लास्ट ईयर के, जो कि क्योंकि उनका तो अभी मेंस और एडवांस पीछे हो गया ना, तो दे स्टिल सेंड द चार्ट. आई मीन नॉट ऑल ऑफ कोर्स, एज आई सेड ऑलरेडी कि सबको इतना जोश नहीं रहता कई बार, बट दे फील दैट दे आर गेनिंग एंड दैट्स व्हाई दे आर डूइंग. ठीक है ना? चलो, एनीवे लेट्स प्रोसीड.
We were discussing on projectile motion. तो लास्ट हमने कुछ एक जगह से दूसरी जगह का जो प्रोजेक्टाइल का थ्रोइंग है उसके ऊपर हमने कुछ सिचुएशंस हैंडलिंग किए थे. तो आज आई थिंक उसी को हम आगे बढ़ाएंगे. जैसे मैं एक क्वेश्चन से स्टार्ट करता हूं. ठीक है. This is like 53 degree and this is 37 degree. This is 90 degree. छोड़ो. तो ये दिया हुआ और यहां से let's say this is ठीक है. मान लो यहां से कुछ 100 मीटर डिस्टेंस. I want to throw a projectile. ठीक है. I want to throw a projectile such that it lands. ये काम कर इसको 160 पर. 320. ठीक है. Such that it lands perpendicular. हम लोग इसी थीम पे लास्ट क्लास डिस्कस कर रहे थे. तो फाइंड you so that the landing is perpendicular. So that the landing is perpendicular. That's the question. Simple question to start off with. Please get started. Excuse me, sir. हाँ बेटे. U की सर जो U है उसकी डायरेक्ट मतलब वो परपेंडिकुलर है वो 320 मीटर वाली. ये दिया हुआ. U is like perpendicular to this line. ठीक है. ये. The question is what should be the value of U. अच्छा याद रखना कल लास्ट क्लास में भी हमने एक ऐसी सिचुएशन किया था और उसका आंसर आया था U of such kind is not possible. यानी एक not possible का भी एक ऑप्शन होता है. So that you have to see. Try to find out the value of U, which will give you the value of 90 degree. I mean landing. So get started. So some kind of warm-up question you can say. In fact, एक दो बच्चों ने तो आज सुबह भी भेजे हैं. तो गुड साइन. सेइंग कि कल रात को नहीं भेज पाए थे, देखे नहीं थे तो आज भेजे. इट्स फाइन. आई मीन सी एवरी वीक जस्ट मेक ए एनालिसिस और कुछ नहीं है ना. मैंने पहले ही बोला कि मैं कोई ऐसे इंटरवीन करने वाला नहीं हूं. बट यस इफ यू आर डूइंग द एनालिसिस आई थिंक you will get. Oh, there's a good morning message from Dhruv as well. Good morning, Dhruv. Okay, any value of U anybody has found out? So that the landing is perpendicular. Okay, we've already got one answer, rather two answers. Okay, दो आंसर्स आए हुए शाश्वत के एंड युग के. I'm just waiting a little bit more for more answers if possible. Okay, Arhan has also given an answer and actually अगर ना in case अगर रूट में आ रहा है ना तो बच्चे रूट में ही आंसर दो. अदरवाइज ना वो डेसिमल वाला आंसर मुझे भी थोड़ा प्रोसेसिंग करने में दिक्कत आएगा कि लाइक एग्जैक्टली मैच कर रहा है नहीं कर. So that is what I would suggest. Chalo, I think I waited now. So let's begin the discussion. The discussion would be on these lines now, roughly, and that is
एंड दैट इज देखो ये जो एक्सेलेरेशन होगा वो इस तरफ होगा और इस तरफ होगा। तो हमें पता है कि अलोंग द इंक्लाइन प्लेन जो एक्सेलेरेशन होता है वो होता है जी साइन थीटा। तो साइन 53 इज व्हाट 4/5, यानी इस तरफ का जो एक्सेलरेशन है वो है 8 और इस तरफ का जो एक्सेलरेशन होगा वो होगा 6। ठीक है। अच्छा, क्योंकि ये परपेंडिकुलर लॉन्च किया गया तो देयरफॉर इसके अलोंग जो कंपोनेंट है ना, वो तो हो गया 6 और इसका 8, यानी अब जो भी यू होगा अगर मैं x के अलोंग देखता हूं तो यहाँ पे जाके x वाला वेलोसिटी खत्म हो जाना चाहिए, यहाँ पे जाके x वाला वेलोसिटी खत्म हो जाना चाहिए। तो यानी u minus 8 into t should be equal to 0. Because what do you mean by landing perpendicular? If the landing is perpendicular, that means what? Along the inclined plane, velocity का component 0 होने चाहिए, है ना? तो along the inclined plane, component 0, यानी t is equal to u by 8 होना चाहिए। लेकिन मैं t को एक और तरीके से भी निकाल सकता हूँ, वो कैसे ना, ये वाले से, क्योंकि हमने थ्रो हॉरिजॉन्टली किया है, यानी वर्टिकल कंपोनेंट तो 0, so therefore I can write half into a ये वाला into t square is what 320, so I can also write half into a into t square is equal to 320, so therefore 2 से 3 यानी t is equal to under root of 320 by 3। तो t ये भी हो गया और t ये भी आ गया, है ना? So therefore u upon 8 should be equal to under root of 320 by 3. So therefore u will be equal to 8 into under root of, बाकी जो भी सिंप्लीफाई करना है that you can do. Vansh has given an answer of root under 5120. क्योंकि सबके अलग अलग आंसर्स आ रहे हैं। इशिता 24 root 5, लावण्य 16 root 30, उत्कर्ष 8 root 320 by 3. I think that's the right answer. Good. Okay, 8 root 320 by 3 और भी आए हैं from Aran as well. Aran ने पहले अलग आंसर दिए थे, but I think later on changed it. चलो नो हार्म, क्या हो सकता है कि वही वाला डेसिमल में था, I don't know. योग 64, शाश्वत 32 root 5 by 3. चलो anyway देख लेना which one family speaking to, ठीक है ना? So that's the u value कि इतने u से अगर फेंकोगे, ओके, आधार सेज कि इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 64 root 5 by 3 आएगा। हाँ, वो तो आएगा क्योंकि थोड़ा बहुत सिंप्लीफाई करके दिख ही रहा है ना। 64 into 5 तो है तो like 8 बाहर आ जाएगा obviously. I can also write it as 64 into under root of, ठीक, I think that is obvious, है ना? अच्छा, ये क्वेश्चन लेकिन थोड़ा सा और टफ हो जाएगा अगर मान लो मैं इसको परपेंडिकुलर ना करके मैं अगर कुछ एंगल दे देता हूँ, तो मैं एंगल दे दूंगा तो इन दैट केस क्या होगा ना, ऑब्वियसली फिर उसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन वगैरह आएंगे तो सॉल्व करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो चलो ठीक है, यू नो दैट इज समथिंग दैट वी हैव डन इन द लास्ट क्लास। अगर याद, लास्ट क्लास में हमने उसी तरीके का क्वेश्चन अगर याद होगा हमने किया था, है ना? लास्ट क्लास अगर याद होगा हमने एक ऐसे क्वेश्चन किया था, ऐसे कि यहाँ से ऐसे लॉन्च कर दिया परपेंडिकुलर, तो वो भी हमने कर रखा, ऐसे नहीं कि हमने नहीं किया। सो आई थिंक वी हैव डन you know both type of questions, है ना? चलो let's now proceed to something new. आज हम लोग डिस्कस करेंगे about a new situation, and that is when two projectiles are there. So now we are discussing about two simultaneous projectiles. So मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं, that is, let us say there is a projectile u1 theta 1 and u2 theta 2 separated by a distance d. अब क्वेश्चन सुनो, क्वेश्चन is find condition that so that the projectiles meet mid-air, ये प्रोजेक्टाइल्स मिड एयर में मीट करें, इसका कंडीशन चाहिए।
ठीक है, गो अहेड, प्लीज राइट इट डाउन, आई मीन in case if you are participating. Yeah, maybe I can ask somebody also. Let's see who all are active. Pearl, can you be on air, bete? Pearl? Pearl Arang? Oh, mic problem. Bete, mic problem mat bola karo. Shashwat Tiwari? Can you be on air, bete? But Pearl, what you can do is that you can just message me the condition so Yes, that sir. these two particles meet mid-air. Yeah, Shashwat, please. Yes, sir. क्या लगता है तुमको, क्या कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए कि ये दोनों पार्टिकल्स मिड एयर मीट करें? सर हम लोग इसमें मतलब ऐसे कर सकते हैं, रिलेटिव वेलोसिटी ले सकते हैं और एक ऑब्जेक्ट को मतलब रेस्ट पे ले लेंगे, उसके बाद जो उनकी मैक्सिमम हाइट होगी, सर ऐसे ही करना है ना कि मैक्सिमम हाइट की जो हाफ डिस्टेंस होगी वहां पे नहीं मीट नहीं करना है मिड एयर। नहीं, क्वेश्चन इसकी बस मिड एयर मीट करे, बस इतना ही बोला, सर रेस्ट तो मिड एयर मतलब अच्छा अच्छा मिड एयर मतलब कि एयर मीट करना है सर, मैं सोचने लगा था कि मैक्सिमम हाइट के हाफ डिस्टेंस पर। नहीं नहीं नहीं, मिड एयर डज नॉट मीन सम काइंड ऑफ मिडिल पॉइंट, सर समवेयर हाइट सेम होनी चाहिए ना, हवा में मिले, बस दैट्स इट। सर उनकी ये बस ये होनी चाहिए, क्या कहते हैं, वर्टिकल हाइट कंपोनेंट्स सेम। होनी चाहिए, बाकी ठीक है। Okay, I've already got started getting some answers. First answer has come from Akshat. Okay, ठीक है, मैं भी आंसर पढ़ के नहीं सुना रहा हूँ. Adit has given the same answer. Navansh has बस given the same वर्टिकल answer. कंपोनेंट सेम होना चाहिए और कुछ नहीं। Vishwas also has given the same answer. Okay, Lavanya Jain has given a different thing, and that is कि after time t इनके coordinates equate कर दो. बेटे इस बार एक problem है, पता है लावण्य, is that कि coordinates के लिए तुम direct projectile path equation use नहीं कर पाओ. क्यों? क्योंकि देखो किसी को origin मानोगे तो फिर इसके कोऑर्डिनेट्स में थोड़े से इश्यूज आएंगे, इन द सेंस कि थोड़ा मॉडिफाई करना पड़ेगा. तो यू कैन नॉट यूज द सेम इक्वेशन फॉर दिस आल्सो और अदर सिमिलर इक्वेशन फॉर दिस आल्सो. क्यों? क्योंकि यू नो उसके स्टार्टिंग पॉइंट अलग है और थीटा भी अलग जगह से दिया हुआ है. देखो हम लोगों ने थीटा इधर से लिया तो वो चीजें थोड़ा सा हैंडल करनी पड़ेंगे. सो आफ्टर दैट ऑफ कोर्स इफ यू वांट टू इक्वेट, यस यू माइट इक्वेट द कोऑर्डिनेट्स. चलो ठीक है, मैं बाकियों का सुनाता हूं. आई थिंक उत्कर्ष was also saying the same thing and the answers that have come up are also similar. Shivraj, Aryan, Adhar, you know, and Akshat and a few more have participated. तो like उन्होंने सही आंसर दिए, and that is vertical component should be the same. ठीक है ना? तो मैं एक काम करता हूं, मैं एक क्वेश्चन ही दे देता हूं इसके ऊपर, and that is let us say एक प्रोजेक्टाइल है जो कि सपोज 25 मीटर पर सेकंड है और यू नो एंगल है 53 डिग्री, और एक और प्रोजेक्टाइल है, ठीक है, और मान लो इनके बीच का जो गैप है वो है 470 मीटर्स, ठीक है, और ये जो प्रोजेक्टाइल का स्पीड है ये है सपोज 30 मीटर पर सेकंड, ठीक है. इसको मैं ओरिजिन मान लेता हूं. कैन यू फाइंड आउट द इन मीटिंग पॉइंट? Find out the coordinates of the meeting point. Angle they are in. ये 25 मीटर पर सेकंड 53 डिग्री एंगल, ये 30 मीटर पर सेकंड थीटा एंगल, और इनके गैप दे रखा है 470 मीटर्स. ओके, यू टू फाइंड आउट वेयर विल दे मीट. सर एक आंसर ये भी हो सकता है कि नहीं मिलेंगे. चलो वो तो देखना पड़ेगा ना, हाँ जी. सर क्या थीटा के टर्म्स पर है? क्योंकि हमने कंडीशन ही पूछा था कि वो मीट करे, तो देयरफॉर मीट नहीं करने वाला तो ऑप्शन नहीं रहेगा, मीट करेगा ही कंडीशन पूछा. But anyway, let's not discuss prematurely. Maybe what you can do is that you can just maybe try first and then we will discuss it. Shivraj, in the end, you have also given the same answer, and that is vertical component should meet. Sorry, match. Then ज्यादातर लोगों ने जो आंसर्स दिए थे वो थे u1 sin theta 1 should be equal to u2 sin theta 2. तो मैंने इसलिए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में पूछा है कि इनके मीटिंग पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स बताओ. ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस. एक काम करो,
कोई एक कोऑर्डिनेट निकाल दो बस, दोनों में थोड़ा टाइम लगेगा, इससे अच्छा कि एक तो निकल जाए, है ना। फाइंड आउट वन ऑफ द कोऑर्डिनेट्स, डोंट नीड टू फाइंड आउट बोथ, आई मीन बोथ में टाइम लगेगा, आई नो, तो लाइक कुछ टाइम बचे, मे बी फाइंड आउट x. उत्कर्ष has given the answer and उत्कर्ष कौन सा कोऑर्डिनेट x है y है? लिखा तो है साइड में x। नहीं, तुमने लिखा है 470 by this into 20 into नहीं कुछ इनकम्प्लीट सा है। Okay, Aran has given the x coordinate as 470 by 1 plus 2 cos, now cos of some angle, but that angle is not mentioned, so therefore you need to mention that angle. Okay, now the more answers Akshat has given. X coordinate आ गया 940 by square 940 square root of 5 by 3 plus 2 square root of 5. Okay, पहली बात तो ये बात तो बिल्कुल सही है कि दोनों पार्टिकल के एक ही y कोऑर्डिनेट होना चाहिए जब मीट करेंगे। अब y कोऑर्डिनेट क्या होता है ना, uy into t minus half gt square, तो minus half gt square तो दोनों के लिए सेम है, यानी uy into t सेम होना चाहिए और सेम टाइम पे वो कोऑर्डिनेट होना चाहिए, तो देखो दोनों के uy सेम होना चाहिए, तो आई थिंक दैट इज ओके, दैट इज परफेक्ट, बिल्कुल सही। अब क्या है कि अगर मैं ऐसे करता हूं तो दैट केस देखो 25 sin 53 यानी क्या होगा 25 into 4 by 5 should be equal to 30 sin theta, तो इससे क्या होगा ना sin theta, तो sin theta कितना आ गया ना, ये 5 हो गया और 6 यानी 2 by 3, यानी cos theta हो गया इक्वल टू रूट अंडर 5 by 3, तो दैट इज cos theta, ठीक है। अब x कोऑर्डिनेट चाहिए, तो दोनों को कंबाइन करके x कोऑर्डिनेट शुड बी व्हाट 470 व्हाटएवर, so therefore d will be equal to 470 by दोनों का combined velocity, which will be 30 into root 5 by 3, that is 10 root 5 plus इसका भी horizontal component 25 into cos 53 which is 3 by 5 यानी 15, तो आई थिंक 5 से कैंसिल करके कुछ कुछ चीजें आ जाएंगे, लाइक 5 से 94 बाय t आ गया इस, और ये हो जाएगा 3 प्लस 2 रूट 5, नाउ दैट इज द टाइम, और इस टाइम को फिर मैं इसके जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट दैट इज 15 उससे मल्टीप्लाई कर दूं, है ना, तो देयरफॉर x तो आ गया 15 into 94 by 3 plus 2 रूट 5, ये आंसर तो आ गया, लेकिन पता क्या है ना, इस बार ये डिस्कशन इनकम्प्लीट होगा अगर मैं y कोऑर्डिनेट नहीं निकालता हूं तो। यू माइट से अब जरूरत क्या है, x कोऑर्डिनेट आ गया तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग y कोऑर्डिनेट आ जाएगा। ओके, एक काम करें, ये जो टाइम आया इसका थोड़ा एस्टिमेट किया जाए, ये जो टाइम आया इसको थोड़ा एस्टिमेट करें कितना आ रहा है, ये देखो रूट 5 इज लाइक अराउंड 2 पॉइंट समथिंग, तो 2.2 ले लो चलो, तो 2.2 अगर मैं लेता हूं तो इन दैट केस क्या होगा, 4.2 प्लस 3 7 पॉइंट समथिंग, ये t हो जाएगा इक्वल टू 94 by 8 ही लगा लो चलो, है ना, तो 12, t इज लाइक ग्रेटर देन 10 सेकंड्स, ये तो पता चल गया। अब बताओ t ग्रेटर देन 10 सेकंड्स में क्या ये मिड एयर मिलेंगे, चेक करो जरा, नहीं मिलेंगे, चेक करो, वैल्यूज लगाओ, यस सर नहीं मिलेंगे, नहीं मिलेंगे, सर ये क्यों? गलत क्योंकि गलत इस- निकाला क्या हमने? क्योंकि तो इसका तो वर्टिकल कंपोनेंट ही आ गया तुम्हारा जो है 20, है ना, इसका वर्टिकल कंपोनेंट 20 है और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट 15 है, तो यानी इसका तो टाइम ऑफ फ्लाइट ही आएगा 4 सेकंड, और ये तो मोर देन 10 सेकंड आ रहा है, तो यानी ये एक्चुअली ऐसे हो रहा है, यानी ये जो हमने लिखा है ना, दिस इज अ नेसेसरी कंडीशन। देखो इससे लेसन क्या मिल रहा है कि ये नेसेसरी कंडीशन है बट ये सफिशिएंट नहीं है। अब हम क्या डिस्क्राइब करें, फिर जो जनरल सिचुएशन मैंने दिया था, फिर हम क्या पैरामीटर ऐड ऑन करें, अब ये बता दो।
R1 plus R2 हाँ सर y कोऑर्डिनेट दोनों के रेंज तक इंग्लिश लगा दूंगा। और कोई बेटर तरीका, और कोई बेटर तरीका डी बाय तो लंबा हो जाएगा ना फिर। हाँ, दोनों का मीटिंग पॉइंट का सम वो होना चाहिए जो इन दोनों के बीच का इनिशियल डिस्टेंस। एक्चुअली मीटिंग पॉइंट का सम क्या होता है, मतलब मीटिंग पॉइंट तो पॉइंट होता है, वो तो कॉमन पॉइंट होगा। तो कुछ लैंग्वेज चेंज करो, लैंग्वेज चेंज करो। ओके, आई थिंक अक्षत has given the right answer, तो मैं भी पढ़ के सुना नहीं रहा हूँ, मे बी others can take a chance first and then I will say their answer. Akshat, you are right. Okay, देखो, this is a necessary condition, but this is not a sufficient condition. तो sufficient के लिए हम क्या करेंगे, है ना? तो sufficient के लिए हम एक चीज और बताएंगे, and that is R1 plus R2 should be greater than D. तो ये नेसेसरी है, लेकिन सफिशिएंट नहीं हुआ। एक और कंडीशन सेटिस्फाई होना पड़ेगा अगर मिड एयर मिलना है। देखो थ्योरेटिकली मीटिंग हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इसमें जो है ना ये ग्रेटर देन 10 सेकंड्स है, यानी यहाँ पे कहीं मीट करेंगे। मीटिंग तो गारंटीड कर दिया हमने, मीटिंग गारंटीड इसलिए कर दिया क्योंकि देखो हमने दोनों को मैच कराया, इसका वर्टिकल और इसका वर्टिकल हमने मैच कराया, तो इसलिए मीटिंग तो गारंटीड है। लेकिन मीटिंग कहां पे होगा ये गारंटीड नहीं है, और खास करके कंडीशन है कि भाई मिड एयर मीट कराओ। इन दैट केस एक चीज और भी करना पड़ेगा, इज दैट जितने देर में एक्स का पूरा कवर करते हैं ये दोनों, उतने देर में जो है ये मिट्टी के या जमीन के नीचे ना चला जाए। उसके लिए एक फर्दर हम कंडीशन डाल सकते हैं, दैट इज R1 plus R2 should be greater than D. I hope that's okay now. ठीक है, so therefore there are two conditions. This is necessary but not sufficient. ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए, तब जाके हम एश्योर कर सकते हैं कि मीटिंग मिड एयर होगा। तो इसी का ट्रायल हमने करके देखा कि इस केस में मीटिंग मिड एयर नहीं हुआ, जबकि एक्स कोऑर्डिनेट आए, कुछ ऐसे थोड़ी कि एक्स कोऑर्डिनेट नहीं है, एक्स कोऑर्डिनेट तो आके तो उससे तो हमें पता भी नहीं लगा कि इस बार मीटिंग मिड एयर नहीं हो रहा, क्योंकि मिड एयर होगा यानी वो वाई कोऑर्डिनेट से पता चला। अब वो थोड़ा लंबा हो जाता है, इसलिए मैं अवॉइड कर रहा था, तो मैंने इसलिए रेंज के टर्म्स में बता दिया। आई थिंक नाउ यू कैन डू द कैलकुलेशन। इस केस में अगर रेंज का सम कैलकुलेट करोगे तो देखना नहीं आ पाएगा। ओके, तो सर ये मिड ईयर नहीं मिलेंगे? जैसे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का तो आंसर है कि मिड ईयर मिलेंगे ही, ठीक है ना। अब देखो इसमें कैसे हम धोखे में आ जाते हैं, इज दैट मान लो इसमें एक मल्टीपल चॉइस ऑप्शन दे दिया कि यू नो मोर देन वन करेक्ट। तो पहला ऑप्शन है मीटिंग एट एक्स कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू दिस, हम तो खुश हो गए कि भाई चलो आगे आंसर। मीटिंग विल ओनली हैपन व्हेन sin थीटा इज दिस, वो वाला, वो थीटा इज इक्वल टू जो आया था ना अभी थोड़ी देर पहले, √5 बाय कुछ जो भी आया था व्हाटएवर, तो दैट आल्सो ऑप्शन वी माइट मार्क। और एक नन ऑफ दिस टाइप का भी ऑप्शन है मान लो, तो पता चला एक भी सही नहीं है, वो करेक्ट हो गया, और जबकि हमने दो आंसर्स मार्क करके आ गए भाई मल्टीपल चॉइस सोच के। तो देयरफॉर वन हैज टू लाइक थिंक बिफोर टेकिंग अ डिसीजन। ओके, अब ये डिस्कशन थोड़ा और कंटिन्यू करता हूं, एंड दैट इज सपोज अगर यही क्वेश्चन मैं दे देता हूं ऐसे U1 θ1 and U2 θ2 with T, अब क्या होगा? Again the question is meeting mid-air, meeting mid-air. तो एक तो नेसेसरी कंडीशन तो ऑब्वियस है ना, वन नेसेसरी कंडीशन इज ऑब्वियस, है ना, यानी एक नेसेसरी कंडीशन तो ऑब्वियस है। क्या हो गया ना, U1 sin θ1 इज इक्वल टू U2 sin θ2, ये तो नेसेसरी कंडीशन, ये तो होना ही पड़ेगा, क्योंकि अदरवाइज तो दोनों के एक ही टाइम पे अलग अलग हाइट पे होंगे, तो मीटिंग का कोई चांस तो बनेगा, है ना। व्हाट अबाउट द अदर कंडीशन? हाँ जी now Adhar is asked an interesting question, and that is कि अगर R1 is equal R1 plus R2 अगर T होगा तो क्या बोलेंगे? देखो मैंने देखा होगा कि इक्वालिटी नहीं दिया है, क्योंकि मिड ईयर इज नॉट ग्राउंड एक्चुअली। सर रेंज का डिफरेंस D से कम होना चाहिए इसमें। ये तो ये वाला बता रहा हूँ, आधार हैज कमेंटेड ऑन द प्रीवियस वन, जो हमने पिछले वाला दिया, अभी नहीं, अभी इस क्वेश्चन पे स्टार्ट नहीं किया डिस्कशन, थोड़ा सा रुक जाओ। वो आधार हैज गिवन अ क्वेश्चन अदर, एंड दैट इज कि अगर R1 plus R2 इज इक्वल टू D होगा तो क्या होगा?
तो पिछले क्वेश्चन में अगर R1 R2 इक्वल टू D होगा तो ये सिचुएशन है, यहाँ पे एकदम ग्राउंड पे आके मिलेंगे, एंड दैट वी वोंट कंसीडर एज अ वैलिड आंसर। मिड एयर मतलब ग्राउंड छोड़ के इसके ऊपर, ना उसके नीचे ना ग्राउंड पे। सो देयरफॉर देखा होगा मैंने R1 प्लस R2 ग्रेटर देन D दिया था, इक्वल टू नहीं, मस्ट हैव सीन दैट, है ना। चलो ओके, देयर आर सम क्वेश्चंस ऑलरेडी। एक आंसर आ चुका है, दैट इज R1 minus R2 should be greater than D. That is from Dhruv. Lavanya has also given R1 minus R2 greater than D. Dhruv Shandil has now changed the answer कि R1 minus R2 is less than D. और Sheesh has given कि difference of range should be less than D. Yes sir, D is less sir. उत्कर्ष says कि U1 cos theta 1 greater than U2 cos theta 2. No, वो तो अभी भी same है। अच्छा, you are saying U1 cos theta 1 should be greater than U2 cos theta 2. अब सिर्फ greater than होने से हो जाएगा क्या? मिड वाला नहीं पड़ा वैसे इंजन। हाँ, यानी ये तो चाहिए ही चाहिए। देखो ये तो ऑब्वियस है कि इसका जो हॉरिजॉन्टल है वो इसके हॉरिजॉन्टल से तो ज्यादा चाहिए ही चाहिए, नहीं तो हमेशा पीछे रह जाएगा, वो तो ऑब्वियस है। बट देन दैट विल नॉट गारंटी, तो इसलिए गारंटी करने के लिए थोड़ा सा मुझे कंडीशन में ऐड ऑन करना पड़ेगा। एक्चुअली आई वुड सजेस्ट कि लेट्स टॉक इन टर्म्स ऑफ रेंज, आई थिंक दैट वुड बी बेटर, है ना, आई थिंक दैट वुड बी बेटर। चलो देखो इस बार मीटिंग कब होंगे, देखो मीटिंग कब नहीं होंगे जरा देखा जाए। जैसे इसमें मीटिंग नहीं होगा, ऑब्वियसली मीटिंग नहीं होगा, इसमें भी मीटिंग नहीं होगा, क्या हो सकता है कि ना हो। अच्छा, ये वाला मीटिंग पॉसिबल है क्या? नहीं सर। ओके, हु सेड नो? लक्ष्य। यस सर। ओके लक्ष्य, क्यों मना कर रहे हो? सर क्योंकि वो सर प्रोजेक्टाइल तो सर मतलब सर उसको तो टाइम ज्यादा लगेगा ना, जो पहली वाली प्रोजेक्टाइल है, और दूसरी वाली भी उतने में काफी डिस्टेंस ट्रैवल कर जाएगी। ओके, यानी देखो बेसिकली क्या है कि मीटिंग पॉइंट या तो दोनों के राइजिंग के दौरान होगा या तो दोनों के फॉल के दौरान, है ना, क्योंकि दोनों का वर्टिकल कंपोनेंट सेम है। अब ये जो मीटिंग पॉइंट हमने प्रपोज किया है, मैं गारंटी नहीं ले रहा हूं, मैं कह प्रपोज किया, इसमें क्या हो रहा है, पहला वाला प्रोजेक्टाइल अपने फॉल के दौरान मीट कर रहा है और दूसरा वाला प्रोजेक्टाइल अपने राइज के दौरान मीट कर रहा है। ये पॉसिबल नहीं, क्यों? क्योंकि ये दोनों अलग अलग टाइम पे होगा। सर प्रोजेक्टाइल का जो पाथ है वो तो सेम ही होगा, पर सर टाइम डिफरेंट होगा, तो मीट ही नहीं कर पाएंगे। हाँ, वही कह रहा हूँ कि प्रोजेक्टाइल पाथ इंटरसेक्ट करने से एक्चुअल इंटरसेक्शन होगा, ऐसे कोई गारंटी नहीं। प्रोजेक्टाइल पाथ तो इस तरीके से भी इंटरसेक्ट कर सकते हैं, देखो ऐसे हो गया और ऐसे हो गया, इसका मतलब ये नहीं कि दोनों यहीं पे इंटरसेक्ट कर जाएंगे, नहीं करेंगे, क्योंकि दोनों का वर्टिकल वेलोसिटी सेम नहीं हो, तो देखिए पता चल रहा है ना, तो वो तो अलग कहानी है। पर मैं कह रहा हूँ ये वाला भी पॉसिबल नहीं है, क्यों? क्योंकि ये वाला पहला प्रोजेक्टाइल अपने फॉल के दौरान और दूसरा प्रोजेक्टाइल अपने राइज के दौरान मीट कर रहे हैं, ये पॉसिबल है ना। यानी मीटिंग होगा तो ऐसे कुछ होगा, है ना, ये भी अपना फॉल के दौरान है और ये भी अपना फॉल के दौरान, ऐसे हो सकता है, ये हो सकता है ना, क्या दोनों के राइज के दौरान भी हो सकता है। कैसे? मान लो ये ऐसे है और ये ऐसे है, इस तरीके से, whatever. देखिए, ठीक है, so this is how the meeting can take place. देख लो, चलो एनीवे खैर, तो यानी ये D हो गया, ये R1 है और ये R2 है, सॉरी ये R1 है, ये R2, इसमें भी ये ये देखो ये R1 है, ये हो गया D, ये R2। यानी क्या कंडीशन निकल रहा है, देखो जरा, कंडीशन ये निकल रहा है कि R1 शुड बी ग्रेटर देन D प्लस R2, ये निकल है ना। देखो अच्छे से, आराम से कंडीशन देखो, मैंने सब कुछ अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है फिगर के वाइज। ये देखो, ये वाला प्रोजेक्टाइल देखो अपने फॉल के दौरान, ये पहला वाला प्रोजेक्टाइल फॉल के दौरान और दूसरा वाला प्रोजेक्टाइल देखो फॉल के दौरान, मीटिंग यहाँ पे होगा, यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे मीटिंग नहीं होगा, यहाँ पे मीटिंग होगा, दिस इज द मीटिंग होगा। सिमिलरली इसमें भी, इसमें दोनों के राइज के दौरान मीटिंग, ये वाला,
और एक बार मीटिंग हो जाए, कोलाइड कर जाए, फिर तो देन नो वन नोज व्हाट टू डू, है ना? तो ये चीज देख लो अच्छे से। तो दोनों केस में क्या निकल रहा है ना, R1 शुड बी ग्रेटर देन D प्लस R, दैट इज द कंडीशन। तो इसलिए इस टाइप के जो प्रोजेक्टाइल होता है जब सेम डायरेक्शन में हो गया, तो यानी कंडीशन क्या हो गया ना, R1 शुड बी ग्रेटर देन R2 प्लस D, दैट इज द कंडीशन। दोनों में देख सकते, ठीक है? तो देयरफॉर नेसेसरी कंडीशन तो ये है कि वर्टिकल कंपोनेंट बराबर करो, यानी u1 sin थीटा 1 हैज टू बी इक्वल टू u2 sin थीटा 2। लेकिन साथ में एडिशनल कंडीशन है, पिछले बार एडिशनल कंडीशन ये था कि R1 प्लस R2 शुड बी लेस देन, शुड बी ग्रेटर देन D, क्या है? और इस बार थोड़ा सा अलग आ रहा है, इस बार आ रहा है R1 माइनस R2 शुड बी ग्रेटर देन। तो पिछले बार रेंज के एडिशन का क्राइटेरिया था, इस बार रेंज के डिफरेंस का क्राइटेरिया। आई होप दैट्स ओके नाउ। चलो ठीक है, so that was about condition of two projectile. So this is necessary but not sufficient, है ना? Necessary condition but not सर sufficient। हाँ, कुछ बोल रहे थे बेटे? सर वो वाले केस के अंदर जिसके अंदर सर जब वो लैंड कर रहा होता है और जब राइज कर रहा होता है, दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं सर, वो जो केस है ना सर, उसके अंदर भी तो R1 इज ग्रेटर देन R2 प्लस D आ रहा है वैसे, पर सर उसके अंदर अगर हमें पॉइंट वो नहीं है, पॉइंट इज दैट इस बार एक प्रोजेक्टाइल राइज कर रहा है और दूसरा प्रोजेक्टाइल फॉल कर रहा है, और ऐसे वक्त में मीटिंग होना ये पॉसिबिलिटी नहीं सर, वो तो समझ गया, पर सर ये कैसे पता चलेगा कि वो हो रहा है अगर मतलब इतनी नहीं। मैंने इन्फॉर्मेशन दोनों केस बता दिया, देखो फॉल के दौरान मीटिंग हो रहा है तो मीटिंग, है ना, ड्यूरिंग फॉल उसका कंडीशन ये है, और मीटिंग ड्यूरिंग राइज उसका कंडीशन भी देखो सेम ही आ रहा है। देखो ध्यान से देखो, मीटिंग या तो राइज के दौरान होगा या तो फॉल के दौरान। तो फॉल के दौरान ये वाला मीटिंग हुआ और राइज के दौरान ये मीटिंग हो रहा है। देखो दोनों केस में ये आ रहा है D प्लस R2 है और देखो R1 बड़ा, और यहाँ पे ये D प्लस R2 है और देखो R1 बड़ा। तो दोनों केस में एक ही कंडीशन आ रहा है, R1 ग्रेटर देन R2। सर इसके पीछे रीजन क्या है? नहीं, रीजन इज वेरी क्लियर कि अगर नहीं होगा तो इन दैट केस नहीं हो पाएगा। जैसे ये देखो इस केस में मीटिंग नहीं हो रही, खुद से देखो ये R1 हुआ, ये R2 हुआ, ये D है, ये देखो ये D है, ये R1 है और ये R2 है। सर इसमें नहीं सर, वो जो राइज और फॉल वाला था। नहीं, अब देखो एक चीज बताओ, हमने दोनों का वर्टिकल कंपोनेंट सेम किया है ओके सर, हाँ समझ ना, गया। तो देयरफॉर दोनों के हाइट हमेशा बराबर होगा। तो ये तो पॉसिबल नहीं है ना कि एक का क्लाइंब के दौरान का हाइट और एक का फॉल के दौरान का हाइट के टाइम मैच कर जाएगा, ऐसा तो पॉसिबल नहीं, क्योंकि दोनों अलग अलग टाइम पे इवेंट। तो देयरफॉर दोनों के राइज के टाइम सेम टाइम होगा, सेम हाइट, और फॉल के दौरान भी सेम टाइम पे सेम हाइट। और अगर एक ही हाइट का तुम दो इवेंट देखते हो तो राइज का अलग टाइम में, फॉल का अलग टाइम, और दोनों का वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट सेम है। तो पहले वाले प्रोजेक्टाइल का एक पर्टिकुलर हाइट पे जो T1 और T2 आएगा और दूसरे वाले प्रोजेक्टाइल का जो T1 और T2 आएगा उसी हाइट का, वो दोनों बराबर होगा। इसलिए एक का राइज T1 पे अगर होगा तो दूसरे का फॉल T2 पे, और दोनों मैच, ये तो हो नहीं सकता। दैट इज नॉट पॉसिबल। आई होप द पॉइंट इज क्लियर नाउ। यस सर, यस सर, यस सर। चलो ठीक, लेट्स प्रोसीड नाउ। तो ये था सर प्रोजेक्टाइल। दोनों का टाइम ऑफ फ्लाइट बराबर ही होगा ना? हाँ, टाइम ऑफ फ्लाइट तो बराबर होगा, लेकिन तो टाइम सर ऑफ फ्लाइट तो इन दोनों का भी बराबर है, क्योंकि दोनों का वर्टिकल कंपोनेंट तो हमने सेम किया, तो टाइम ऑफ फ्लाइट इन दोनों का भी बराबर है, पर उससे मीटिंग गारंटीड थोड़ी हो रहा। इसलिए मैंने बोला ना कि ये तो चाहिए ही चाहिए, साथ में जो कंडीशन है वो भी इंपॉर्टेंट है। वो अगर सेटिस्फाई होगा तब जाके मिड एयर। अच्छा, अगर मिड एयर का कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, मान लो दो पहाड़ के चोटी से तुमने प्रोजेक्टाइल को फायर किया, यानी वो नीचे जाके वैली पे भी मिल सकता है, ऐसे अगर कंडीशन है तब तो सेकंड वाले का जरूरत नहीं है। लेट्स से अगर तुम ऐसे अलाउ कर दो यूं ऐसे, और इसको ऐसे करके यूं जाके मिल रहे हैं, ये ऐसे करके यूं जाके, तब तो सेकंड वाले कंडीशन का जरूरत नहीं हो, तो कहीं ना कहीं मिल जाएंगे। लेकिन अगर मिड एयर चाहिए, यानी इसी लेवल के ऊपर चाहिए कहीं, तो फिर ये तो अलाउड नहीं है ना, या अगर सेम डायरेक्शन में करोगे तो वो भी अलाउड नहीं। तो दैट इज व्हाई द सेकंड कंडीशन वाज डिस्कस्ड। अदरवाइज हम सेकंड कंडीशन डिस्कस नहीं, मिड एयर के वजह से डिस्कस करना पड़ा। ओके नाउ, चलो आई थिंक नाउ वी हैड अ सफिशिएंट डिस्कशन। आई होप कि इस फिगर से पकड़ चुके होंगे कि ये वाला कंडीशन मैंने क्यों बताया था सेकंड वाले, यानी इस केस। ठीक है, ओके, नेक्स्ट डिस्कशन
नेक्स्ट डिस्कशन इज लाइक दिस दैट हमने कई जगह देखा कि एक ऑब्जर्वर दूसरे ऑब्जेक्ट को देखते हैं और वो ऑब्जर्वर खुद मोशन करता है, यानी खुद मोशन में है। तो ऐसे ऑब्जर्वेशन को हम लोग क्या बोलते हैं? रिलेटिव मोशन। तो देयर इज नथिंग न्यू इन दैट, वी नो दैट यस रिलेटिव मोशन डज हैपन। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि सपोज एक प्रोजेक्टाइल है u1 थीटा 1, ओके, और दूसरा है u2, तो मैं इसको ऑब्जर्वर बना देता हूं, इसको ऑब्जेक्ट बना देता हूं। वैसे यू कैन रिवर्स इट आल्सो, चॉइस इज योर्स। क्वेश्चन सुनो, हाउ डज वन प्रोजेक्टाइल सी द अदर? एक प्रोजेक्टाइल दूसरे को कैसे देखता है? Go ahead. So ये प्रोजेक्टाइल मिड एयर बीट करते हैं क्या? हाँ बेटे, कंडीशन हमारे पास एक कंडीशन है कि एक प्रोजेक्टाइल मिड एयर बीट करते हैं। नहीं एक ही टाइम पे थ्रो किया गया। हाँ, मिड एयर के दौरान ही, ऑब्वियस मिड एयर के दौरान ही। Okay, now Aditya has given a logic. Aditya has given a logic, interesting one. I don't want to read out the logic so that others also start thinking in that same line. I mean, Ashish has given an answer. चलो मैं अब धीरे धीरे पढ़ के सुनाना शुरू करता हूँ। Okay, before we start the discussion of this, याद होगा लास्ट क्लास में हमने डिस्कशन किए थे। आई थिंक आधार, इशिता, योग, आदित्य, शेष, एवरीबॉडी इज गिवन आंसर्स। मैं भी आंसर पढ़ के नहीं सुना रहा हूँ, आई विल जस्ट रीड देम अ लिटिल बिट व्हाइल लेटर ऑन। बस थोड़ा सा रुक जाओ। ओके, नाउ ध्रुव हैज आल्सो गिवन आंसर। ओके, लास्ट क्लास अगर याद होगा हमने डिस्कस किया था कि अगर एक हवाई जहाज है और वो अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जा रहा है यू से, और एक प्रोजेक्टाइल को जस्ट रिलीज कर दिया, ध्यान रखना, ठीक है ना? तो इन दैट केस वो प्रोजेक्टाइल तो ऐसे जाएंगे, दिस इज रिलीज्ड। तो हमने देखा था लास्ट क्लास में डिस्कशन किया था कि ये हवाई जहाज ऐसे चलते रहेंगे, लेकिन प्रोजेक्टाइल हमेशा उसको ठीक नीचे नीचे नजर आए। यस सर। ये हमने लास्ट क्लास डिस्कस किया था। यानी अगर पायलट अगर देख रहे हैं तो पायलट इज गोइंग टू सी व्हाट, a small projectile like going vertically downwards. This is what the pilot will see. And not only the pilot, there's another example of what can happen. Suppose मैं एक बस में बैठा हूँ या कोई कार में बैठा हूँ, पायलट से just take my hand outside and drop a stone. तो क्या होगा? अगर मान लो गाड़ी के पास कुछ constant horizontal velocity, let's say u, तो पत्थर के पास भी इनिशियली वही u होगा because I've dropped it. तो देखना पत्थर का जो मोशन होगा वो तो ऐसे होगा till it reaches the ground. Till it reaches the ground, पत्थर का जो मोशन होगा वो एक्चुअली प्रोजेक्टाइल मोशन होगा। लेकिन अगर मैं देख रहा हूँ यहाँ, suppose these are my eyes, तो my eyes are going to go horizontal and I am going to see the stone moving in a straight line. क्यों? क्योंकि पत्थर यहाँ पे, eyes यहाँ पे, पत्थर यहाँ पे, थोड़ी देर बाद eyes यहाँ पे होगा, पत्थर यहाँ पे, थोड़ी देर बाद eyes यहाँ पे होगा, पत्थर यहाँ पे, थोड़ी देर बाद eyes यहाँ पे होगा, पत्थर यहाँ पे, थोड़ी देर बाद eyes यहाँ पे होगा, पत्थर यहाँ पे। यानी for the eyes, the stone is going exactly what, vertically downwards. ये दो एग्जांपल हमने पिछले क्लास में बताया था। एक तो खैर बताया था और ये मैंने हिंट दिया था, बट देन आई जस्ट डिस्क्राइब्ड इट राइट नाउ। बट दिस टाइम देयर इज अ डिफरेंट सिचुएशन। दिस टाइम द ऑब्जर्वर इज नॉट मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन। लास्ट टाइम देखो ये भी स्ट्रेट लाइन में मूव किया था, कांस्टेंट वेलोसिटी, ये भी स्ट्रेट लाइन में कांस्टेंट वेलोसिटी मूव। इस बार ऐसे नहीं है, इस बार दोनों के वेलोसिटीज अलग-अलग, ठीक है ना? लावण्य से डिफरेंट आंसर। चलो ठीक है, एवरीबॉडी सेड स्ट्रेट लाइन। पिछले क्वेश्चन का आंसर ये वाला क्वेश्चन का आंसर सबने स्ट्रेट लाइन दिया। ध्रुव यू हैव रिटन डाइवर्जिंग, व्हाट डू यू मीन बाय दैट? एंड लक्ष्य यू हैव रिटन नो, लावण्य I meant straight line diverging. चलो ठीक है। Sir, both the projectiles will be in a horizontal line if we see from one's perspective. Horizontal you are saying? Yes sir, not vertical sir, horizontal. सर So for horizontal vertical क्यों? sir, the मतलब time नहीं, हॉरिजॉन्टल ही क्यों? मतलब देखो मैंने इस बार कोई कंडीशन नहीं दे रखा है कि u1 sin theta 1 और u2 sin theta 2. So it's a general thing. u1 theta 1 अलग, u2 theta 2 अलग। तो अभी भी क्या फिर हॉरिजॉन्टली होगा? अब तो नहीं हॉरिजॉन्टल होगा ना?
अब तो वर्टिकल भी कुछ होगा ना, या नहीं? Okay, Vansh has also given a straight line. चलो ठीक है, I think let's now answer it. देखो इस बार जो सिचुएशन है वो ये है कि अगर मैं रिलेटिवली देखता हूं, है ना, तो रिलेटिवली अगर देखता हूं, इन दैट केस रिलेटिवली Vx क्या होगा? रिलेटिव will be u2 cos theta 2 minus u1 cos theta 1. So x relative will be how much? X relative क्या हो जाएगा ना? relative velocity along x into time t. तो relative velocity along x तो ये है into time t, यानी u2 cos theta 2 minus u1 cos theta 1 into time t. ठीक है, that's okay. फिर y relative या vy relative क्या आ जाएगा? तो देखो प्रोजेक्टाइल मोशन में सबसे बड़ा फायदा पता क्या है? सबसे बड़ा फायदा ये हो जाता है कि रिलेटिव एक्सेलरेशन जीरो हो जाता है। क्यों? क्योंकि दोनों का एक्सेलरेशन जी है और अदर माइनस जी है, तो रिलेटिव एक्सेलरेशन जीरो, यानी vy रिलेटिव हो जाएगा u2 sin theta 2 minus u1 sin theta 1, क्या आ जाएगा? और y रिलेटिव क्या हो जाएगा फिर, है ना? तो y रिलेटिव में क्या ना, a रिलेटिव तो जीरो है, तो देखो यही वाला इनटू t हो जाएगा, यानी u2 sin theta 2 minus u1 sin theta 1 into t. ठीक है, so therefore if you ask me what is the trajectory or the motion that I'm going to see, है ना, so I'm going to see what, therefore relative velocity is equal to constant, relative velocity constant. Then as an observer what am I seeing? I am seeing a constant relative velocity. यानी क्या होगा? Straight line. So therefore straight line. कर्व भी हो सकता है क्या, है ना? तो कर्व कब होगा ना, अगर मान लो रिलेटिव वेलोसिटी इनिशियल और जो एक्सेलरेशन है वो अगर मान लो सेम स्ट्रेट लाइन में ना हो, इन दैट केस क्या होगा? कर्व नजर आएंगे। तो इस केस में रिलेटिव एक्सेलरेशन ही नहीं है, तो देयरफॉर सेम स्ट्रेट लाइन में है या नहीं है, वेल डजंट मैटर, है ना? तो देयरफॉर इन दिस केस क्या होगा? द रिलेटिव प्रोजेक्टाइल मोशन या प्रोजेक्टाइल मोशन व्हेन सीन रिलेटिवली, okay, from one projectile if we are seeing another projectile we are going to what? See a straight line, because the relative velocity is equal to what? No, a constant. अगर constant relative velocity होता है तो क्या होता है? straight line. ठीक है, एक बार देख लो अच्छे से। अच्छा अगर मान लो इसमें एक्सेलरेशन है लेट्स से, तो लेट अस से एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g तो है ही है, और मान लो दूसरे का भी कुछ एक्सेलरेशन है बट g नहीं है, तो इन दैट केस भी एक स्ट्रेट लाइन का पॉसिबिलिटी है। क्या पॉसिबिलिटी ना, अगर मान लो रिलेटिव वेलोसिटी जिस डायरेक्शन में हो रहा है कुछ एंगल तो होगा ना, अगर उसी एंगल पे रिलेटिव एक्सेलरेशन भी हो रहा है, उसी एंगल पे माइंड यू रिलेटिव एक्सेलरेशन भी अगर हो रहा है तो फिर भी स्ट्रेट लाइन ही नजर आएंगे। लेकिन अगर ऑब्वियसली अलग डायरेक्शन में रिलेटिव एक्सेलरेशन होगा तो इन दैट केस क्या होगा? वो भी देखना पैराबोला हो जाएगा। ठीक है, बट इस केस में फायदा क्या हो गया? रिलेटिव एक्सेलरेशन ही नहीं है, so therefore it is not playing any role at all and therefore it's a straight line. I hope that's okay. सर हाँ बेटा, सर इसमें अगर हम वो tan थीटा निकालते हैं सर, जैसे मतलब y बाय x निकालते हैं, अगर वो टाइम डिपेंडेंट आ गया तो हम कह सकते हैं कि पैराबोला होगा। एग्जैक्टली, जो कि इस केस में नहीं आ रहा है ना। हाँ जी, अगर मैं tan थीटा निकालता हूँ वेलोसिटी का तो क्या आएगा? this sorry this by this, it's a constant एंगल पे मुझे नजर आ रहा है वेलोसिटी, है ना? ये चीज ठीक है, तो मिटा दूं मैं फिर? नहीं सर, चलो अब तो समझ में आ गया ना, लाइक रिलेटिव वेलोसिटी जो कांस्टेंट देयरफॉर अ स्ट्रेट लाइन, बस मैंने इतना ही लिखा था। आई थिंक रेस्ट यू कैन नाउ गेट इट। अब हम लोग बात करेंगे कि देखो प्रोजेक्टाइल वैसे तो एक कर्व्ड पाथ, और उसका पाथ का जो कर्व है उसका जो डिस्क्रिप्शन है वो क्या है? पैराबोला। सो वी नो दैट, सो इट्स नॉट अ सर्कल, इट्स अ पैराबोला, so we call it as a parabolic path
या ट्रेजेक्टरी ऑफ अ प्रोजेक्टाइल मोशन विद कांस्टेंट या यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g इज व्हाट ना पैराबोला। चलो ठीक है, लेकिन साथ में अगर याद करके देखो, जब हमने सर्कुलर मोशन पढ़ा था, एक जनरल ट्रेजेक्टरी पढ़ा था, तो हमने ये भी पढ़ा था साथ में कि कोई भी कर्व के साथ मैं एक सर्कल को फिट कर सकता हूं। ये हमने पढ़ा है कि कोई भी कर्व के साथ मैं एक सर्कल को फिट कर सकता हूं। तो अगर मैं ऐसे करता हूं तो इन दैट केस व्हाट विल हैपन, है ना? तो देयरफॉर माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट ये प्रोजेक्टाइल है जो कि हमने थ्रो किया u और थीटा, ठीक है। क्वेश्चन इज, अगर ये प्रोजेक्टाइल की ट्रेजेक्टरी देखता हूं तो ये आ जाता है y। So my question is that find out the radius of curvature at highest point, यानी वो जो हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द ट्रेजेक्टरी है वहां का रेडियस ऑफ कर्वेचर हमें बताना है। चलो गो अहेड, इट्स नॉट डिफिकल्ट क्वेश्चन रियली, आई थिंक आई एम श्योर यू विल बी एबल टू गेट इट इन अ शॉर्ट टाइम। चलो जल्दी करो। We have already got one answer and that is from Arhan. Okay, any other answer? Sheesh, you have given an answer. Okay, u square cos square theta by g. Arhan has given u square by g. Okay, now more answers are coming up. Aryan has also given the same answer, u square cos square theta by g. Akshat has also given exactly the same answer. सर Aviral Jain has also given the same answer. चलो ठीक है, हाँ कुछ बोल रहे थे? सर मैं कह रहा था कि इधर सर वैसे तो निकाल लेंगे मतलब v स्क्वायर बाय r से, सर हम इसको डिफरेंशिएट करके भी निकाल सकते हैं जो आपने फॉर्मूला बताया था। हाँ उस फॉर्मूला से भी कर सकते हो, बट फॉर्मूला से थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं अवॉइड कर रहा था, बट वैसे जल्दी हो जाएगा। बल्कि मुझे एक्चुअली एक और क्वेश्चन भी पूछना था, चलो अभी देखता हूं मैं। ओके, आई थिंक नाउ Arhan has also changed the answer. Lakshya has also given the correct answer. देखो ये सबको आंसर करेक्ट देना ही था, क्योंकि हमें पता है कि हाईएस्ट पॉइंट की एक खासियत है, खूबी है, क्या है कि इसका जो भी सेंटर होगा या सर्कल होगा ऐसे करके कॉरेस्पॉन्डिंग, वो सिमेट्रिकल है, यानी सेंटर क्या होगा, इधर होगा, सो दैट दे आर इन अ वर्टिकल लाइन। यानी ये वाला पॉइंट हाईएस्ट पॉइंट और जो भी उसके कॉरेस्पॉन्डिंग सर्कल बनेगा उसका जो सेंटर है, ये दोनों एक ही वर्टिकल लाइन पे होगा। नाउ दैट वी कैन एश्योर बिकॉज ऑफ सिमेट्री। अगर सिमेट्री नहीं होता तो ये एश्योर हम नहीं कर सकते, और इसका बहुत बड़ा फायदा है। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि जो एक्सेलरेशन होता है वो दो होता है, एक टेंजेंशियल और एक रेडियल। तो इस केस में अगर मैं देखता हूं नेट एक्सेलरेशन क्या होता है, ग्रेविटी, दैट इज जी हमें, और रेडियल भी उसी डायरेक्शन में है, जी के डायरेक्शन में। तो देयरफॉर टू थिंग्स, नंबर वन इज दैट यहाँ का AT इज इक्वल टू 0, यानी यहाँ का जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है वो 0 होना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि एक्चुअली देखा जाए तो दो एक्सेलरेशन होता है, एक टेंजेंशियल एक रेडियल। किसी भी कर्व पे दो एक्सेलरेशन होगा, टेंजेंशियल और रेडियल, लेकिन इस बार रेडियल एक्सेलरेशन इज इक्वल टू g, और जो नेट एक्सेलरेशन एट एनी पॉइंट ऑन द कर्व दैट इज इक्वल टू व्हाट, g डाउनवर्ड्स। तो इस बार रेडियल भी तो डाउनवर्ड्स ही है, यानी इस बार टेंजेंशियल कंपोनेंट का कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। इसका एक अपना इंटरप्रिटेशन है, मैं उस पे आ रहा हूं। दूसरा है कि अगर मान लो इसका वेलोसिटी देखता हूं मैं तो कितना आता है, u cos थीटा। हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी कितना होता है, u cos थीटा। और हमें पता है कि रेडियल एक्सेलरेशन क्या होता है, ओमेगा स्क्वायर r होता है, अगर ओमेगा के टर्म्स में बोलोगे, और अगर वेलोसिटी के टर्म्स में बोलो तो क्या होता है, v स्क्वायर बाय r, है ना, कि ओमेगा स्क्वायर r, लेकिन ओमेगा इज व्हाट, v इज इक्वल टू ओमेगा, तो ओमेगा को लिख सकता हूं v बाय r, यानी v बाय r का होल स्क्वायर इनटू r, यानी v स्क्वायर बाय r। और वेलोसिटी क्या है, u cos थीटा। तो देयरफॉर u cos थीटा होल स्क्वायर बाय r, दिस r इज इक्वल टू g, और वहां का एक्सेलरेशन मुझे पता है g होता है। तो देयरफॉर रेडियस आ गया, इससे पता चल गया कि रेडियस इज इक्वल टू u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा बाय g। ओके, नाउ आई एम आस्किंग द सेम रेडियस एट ए डिफरेंट पॉइंट। वो देखो, सपोज मैं कहता हूं कि यहाँ पे ना
ये जो प्रोजेक्टाइल का वेलोसिटी वेक्टर है वो कुछ फाई एंगल पे या अल्फा एंगल पे, या चलो अल्फा छोड़ो, अल्फा में दिक्कत आ सकता है, ठीक है ना, फाई एंगल पे। ये ध्यान रखना, ये थीटा ये फाई है, ये थीटा नहीं है, ये फाई है, दिस एंगल फाई, ये वाला एंगल फाई है। You have to find out the radius of curvature at that point P. To find radius of curvature at P. चलो अब जल्दी सॉल्व करो। So you have to now find out the radius of curvature at the point P. चलो जल्दी करो। So now you have to find out the radius of curvature at that point P, not at the highest point. Highest point का तो हो चुका, highest point का तो ये आ चुका। So this is the radius of curvature. Radius of curvature at so this is basically the radius of curvature at the highest point, वो आ चुका। अब तुमको निकालना है radius of curvature at this point P, जहां पे velocity vector का एंगल दे रखा है equal to phi। Okay, now there are certain answers that are coming up. Let me read them out. Sheesh and Shashwat have both given the answers. Okay, Sheesh has given u square cos square theta into 4g cos No, g sir. phi. Sir, u square cos square theta by g cos cube phi. अच्छा, by g cos cube phi. I think इस टाइप का आंसर शाश्वत ने भी दिया है. That is u square cos square theta by g cos cube phi. I think a similar expression is coming there also. Okay, anybody else? Chalo, I think now let's start. Let's start now. Well, Arhan has now also got a similar answer to give, and that is u square cos square theta by g cos cube phi. शायद आराम तुमने जी को जो है टाइप करना भूल गए, बट चलो ठीक है, पता चलता है। लक्ष्य has given a slightly different answer, and that is g cos phi. Okay, चलो ठीक है, let's start. ये थोड़ा सा ना फिगर बहुत कंजेस्टेड हो गया, मैं इसको रीड्रॉ कर रहा हूँ. I think that would be better. ओके देखो, सबसे पहली बात तो किसी भी पॉइंट पे हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी चेंज नहीं होगी, लेकिन हाँ मैग्नीट्यूड ऑफ स्पीड तो बदलेगा। तो अगर इसका इनिशियल स्पीड u है, ऑब्वियसली यहाँ पे जाके स्पीड v हो गया होगा और v का वैल्यू कम होगा। वो हमें पता है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के कारण क्या होता है, जैसे जैसे बॉडी क्लाइंब कर रहा होता है तो उसका स्पीड रिड्यूसिंग। आई थिंक देयर इज नथिंग नॉन ऑब्वियस इन दिस, इट्स टू ऑब्वियस। लेकिन एक चीज हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी सेम होना चाहिए, यानी v cos phi has to be equal to u cos theta. The first thing that we can conclude is v cos phi is equal to u cos theta. तो इससे v आ गया u into cos theta by cos phi। यहां तक तो आ गए। और क्या ना, ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है g, अगर ये phi है तो इसके परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ करो, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 90 माइनस phi, ऑब्वियसली फिर ये हो जाएगा phi। अगर ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है तो यहाँ पे टेंजेंट तो v हो गया, तो ये हो गया रेडियल, तो यानी यहाँ पे कहीं ना कहीं सेंटर होगा, रेडियस होगा, तो ये सर्कल इस बार ऐसे बनेगी। डिफिकल्ट टू ड्रॉ, बट आई थिंक यू कैन जस्ट मैनेज टू ड्रॉ इट। ये सर्कल हो गया, ये उसका रेडियस। तो ये अगर g होता है तो ऑब्वियसली g cos phi इस तरफ होगा, g cos phi होगा, यानी रेडियल डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन आया वो है g cos phi। तो मुझे पता है कि रेडियल डायरेक्शन का जो एक्सेलरेशन होगा वो होगा v square by r।
है ना, v square by r, and that has to be equal to g का component यानी g cos phi is equal to g cos phi, यानी r is equal to v square by g cos phi. तो v square तो आ ही चुका है, that is u square cos square theta, है ना, by cos square phi, और ये cos phi और into g cos phi. I think that's right. So therefore radius of curvature is equal to u square cos square theta by g cos q phi. ठीक है, तो ये हो गया उस पॉइंट पे जहां पे हमें एंगल दिया हुआ है, बट कई बार क्या होता है एंगल दिया नहीं होता है, तो हमें जनरल सेंस में फाइंड आउट करना है. So therefore now let me give a general. I hope this is okay now. ठीक है, एक बार just check कर लो. I hope you copied the figure also. Now let me give you a general question, that is, suppose मैंने क्या किया 50 मीटर पर सेकंड से एक प्रोजेक्टाइल थ्रो किया है at an angle of 53 degree. I am asking you two questions. Question number 1, find the rate of speed reduction और दूसरा radius of curvature. Both you have to find out after 2 seconds. 2 सेकंड बाद तुमको दो चीजें निकालने के लिए बोला जा रहा है. 2 सेकंड के बाद दो चीजें निकालने के लिए बोला जा रहा है. एक तो ये है कि ये जो पार्टिकल या प्रोजेक्टाइल का स्पीड है ये कंटिन्यूअसली रिड्यूसिंग मोड में होगा जब तक ये क्लाइंब कर, और फिर जब नीचे आएंगे तो फिर उसके स्पीड इंक्रीजिंग मोड में होगा. सो द क्वेश्चन इज फाइंड आउट द रेट ऑफ स्पीड रिडक्शन. Find the rate of speed reduction after t is 2 seconds, and also find out the radius of curvature at the same, that is after 2 seconds. ठीक है, चलो जल्दी स्टार्ट करो, quickly start. इस बार वैल्यूज दे दीजिए. So this time we are not analyzing in general, but we are analyzing in particular with some given set of values. Okay, what I do is that I now approach maybe somebody to just give a hint as to what will be the approach for the maybe the first and the second question. So Yash Raghuvanshi, can we have you on air, bete? Yash? Yash, can you hear me, bete? Yash Raghuvanshi. Yes, बेटे, can you? अच्छा, तुम्हारा माइक्रोफोन ठीक नहीं है. ये माइक्रोफोन ठीक क्यों नहीं रहता है भाई? अच्छा चलो ठीक है. Yes, can you give me a hint as to what will you do for the first question? Find the rate of speed reduction. इसके लिए क्या करोगे first question? Give some hint, I mean, because you are typing, so like let me go in the meanwhile to somebody else. You can type the answer of your choice. Let's go to Karthik Jindal. Karthik Jindal, bete, what would be your approach for the first question? क्या करोगे? Karthik Jindal, can you be on here?
Yes, in the meanwhile, you can just type your answer. Kartik Jindal, can I hear your voice, bete? Okay, chalo. Kartik Jindal is nicely. Should I say asleep? अब और क्या बोल सकता हूँ? कार्तिक है बेटे? कार्तिक है जैन? Can I hear a voice, bete? Yes, sir. Can you tell me the approach for the first question? What is there in Yes, your sir. thought? Yes, sir. पहले क्वेश्चन के लिए एग्जैक्टली क्या अप्रोच करना चाहते सर हम इसमें ऐसा कर सकते हैं कि 2 सेकंड बाद हम वेलोसिटी वेक्टर निकालेंगे और हो? ए बिल्कुल, वो डॉट निकल गया। चेक कर देंगे। एक एक 2 सेकंड बाद वेलोसिटी वेक्टर निकल गया। चलो डन। अब नेक्स्ट है उसके बाद ए डॉट वी मतलब एक्सेलरेशन का वेलोसिटी उसके अलोंग वेक्टर वेलोसिटी वेक्टर के अलोंग कंपोनेंट ले लेंगे और अगर नेगेटिव आएगा तो मतलब स्पीड रिड्यूस हो रही है और अगर पॉजिटिव आएगा तो इंक्रीज हो रही है। ओके। व्हाट अबाउट द सेकंड वन देन? रेडियस ऑफ कर्वेचर सर हम एंगल निकाल लेंगे वो हॉरिजॉन्टल इक्वेट करके और उसके बाद फिर आगे। I think this is the question that we have just done 2 minutes back, isn't it? यस सर। चलो ठीक है। सर पर रेट ऑफ स्पीड रिडक्शन में हम वो थोड़ी निकालेंगे कि डिक्रीज हो रहा है इंक्रीज हो रहा है। कोई बात नहीं। I'm just coming to that. In the meanwhile, Yash has given a good answer, and that is Karthikeya was right, of course. Yash has given answer, and that is acceleration dv by dt of v after 2 seconds निकालें। Well, you know what? dv by dt से पता है यश क्या निकलेगा? पूरा acceleration निकलेगा। लेकिन मैंने ये नहीं पूछा, मैंने पूछा find the rate of speed reduction। ठीक है ना? चलो ठीक है। Let me summarize what Karthikeya was saying in a little different way, and that is इस बार देखो नेट एक्सेलरेशन तो हमेशा जी होगा, उसका एक कंपोनेंट रेडियल होगा और एक टेंजेंशियल। तो रेडियल वाला एक्सेलरेशन कैसे निकालना होता है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर वाले अप्रोच से उसी तरीके से निकलेगा, तो दैट कैन बी डन इजी। हो गया, दैट्स पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 इज दैट जो नेट एक्सेलरेशन वो जी है, रेडियल निकल चुका है, और मुझे एक और फॉर्मूला मालूम है, ar² + at² इज इक्वल टू नेट एक्सेलरेशन व्हिच इज इक्वल टू इन दिस केस व्हाट जी। वो जो at वाला एक्सेलरेशन है यानी टेंजेंशियल वाला एक्सेलरेशन है, that in this case will become equal to the speed reduction rate. Now why and all, well that's what we'll be discussing in tomorrow's class. तो चलो इस क्वेश्चन को फिलहाल पेंडिंग रख लेते हैं, ठीक है ना? We will discuss this question in slight more details. That would be in the next class, that is tomorrow में। तो कल इसको हम लोग थोड़ा सा और डिटेल में डिस्कस कर लेंगे कि how do we exactly find out rate of change of speed and also rate of change of velocity and also tangential, radial, and what are the connections between all these quantities that I just mentioned. तो ये चीज हम लोग जो है ना कल डिस्कस करेंगे। In the meanwhile, I've just made the platform ready for tomorrow's discussion. ठीक है? In the meanwhile, before I depart, I mean, एक बार फिर से याद दिलाऊंगा is that अभी जिन्होंने weekly targets नहीं भेजे हैं, I hope that you will become a little more proactive and send me the weekly report and weekly chart, so that you can keep yourself monitoring and also keep sending, so that I'm also in the loop. Not that I'm going to do some kind of an interventionist approach. I'm just going to be an observer. और अगर मुझे कुछ scary नजर आएगा तो ही मैं maybe अभी just एक आध comment करेंगे. Otherwise, I know that you are all preparing with hard work, and I don't want to too much disturb that flow. ठीक है? But if there is some point of concern, I think I would do an intervention only then. Fine. चलो ठीक है, आज के लिए इतना ही। Have a good day. We will carry on this discussion. थैंक यू सर। सर आपने सर- बता दिया रेट ऑफ स्पीड रिडक्शन कैसे निकालना है? नहीं, अभी मैंने आंसर्स तो आए हैं एक दो, बट अभी उतना डिटेल में आज नहीं जा रहा हूँ, कल डिस्कस करते हैं। ठीक है, चलो आज के लिए। सर अल्फा तो आर करना है ना differentiate इसके करके अंदर, करने का। अल्फा आर निकालना है ना? देखो प्रॉब्लम क्या है कि अल्फा आर निकालने फिर तो क्वेश्चन एक और आ जाएगी, अल्फा कैसे निकलेगा? सर नहीं मतलब देखो कहने का मैं मतलब कि हाँ, तभी टैंजेंशियल जो होगा जो स्पीड तभी- चेंज करेगा। तभी मैंने बोला कि इस डिस्कशन पे अभी मैं अब नहीं जा रहा हूँ। लेट्स कीप इट स्लाइटली इनकम्प्लीट, विल डिस्कस, डोंट वरी। ठीक है, चलो ओके बेटा, आज के लिए थैंक यू सर। थैंक यू बेटे, हैव अ गुड डे, विल कैरी ऑन टुमारो। थैंक यू लावण्या। सर वो टारगेट बढ़ाना चाहिए क्या हमें?